हमारे साथ हीलियोस कैपिटल के इंडिया बिजनेस के जो हेड हैं वो जुड़ रहे हैं। दिनशो, कैसे बिहेव कर रहे हैं आप इस बाजार में? कहाँ पोजीशन बना रहे हैं? आपकी इन्फेक्शियस मुस्कुराहट हमारे व्यूअर्स को और हमें काफी अच्छा फील करा रही है। हाँ जी। एक्चुअली धन्यवाद आपका शो पर आमंत्रित करने के लिए। लेकिन हंसते रहना चाहिए, बाजार ऊपर हो नीचे हो। उससे क्या है कि जब नीचे होता है तो पेन कम हो जाता है, जब ऊपर होता है तो और मजा आता है। इसलिए एनीवे, तो हैविंग सेड दैट, अभी देखिए, हमारा तो यही व्यू था मार्केट का कि एक बैंड में मार्केट रहेगा, ये ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन आपको ज्यादा करेक्शन नहीं दिखेगा। इनफैक्ट हम तो ये अपॉर्चुनिटी यूज करते हैं टू ऐड टू आवर पोजीशन सच, क्योंकि हमें लग रहा है कि इंडिया ये पूरा साल, एक्चुअली हमें ऐसे नहीं लग रहा कि अगले ये महीना या अगला महीना, हमें लगता है कि 2-3 क्वार्टर हमारे ये इसी बैंड में निकल जाएंगे। क्योंकि जो व्यू आ रहा है यूएस से, विच इज द मदर ऑफ ऑल मार्केट्स, तो वहां से जो व्यू आ रहा है वो ऐसा लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट्स, पहले लोग सोच के बैठे थे कि फेड 5.25 पे अटक जाएगा, लेकिन हमें अभी ये नहीं लग रहा। हमें लग रहा है कि 6, 6.25 तक जा सकता है उनका इंटरेस्ट रेट्स। तो उनको कर्व करने के लिए आरबीआई को भी अपने रेट बढ़ाने पड़ेंगे जस्ट टू मैनेज द करेंसी। इन्फ्लेशन का इशू नहीं है इंडिया में जितना करेंसी का इशू होगा बिकॉज ऑफ राइजिंग यूएस रेट्स। ऑलरेडी आपने देख लिया कि काफी इंपैक्ट आ गया हमारी करेंसी पे। इसलिए जब इंटरेस्ट रेट्स राइज होते हैं तो प्रॉब्लम मार्केट में दो तरह से आता है। एक तो आपके अर्निंग्स में भी इम्पैक्ट आता है जो डेट हैवी कंपनीज होती हैं, और दूसरा आपके वैल्यूएशन पे आता है, क्योंकि नॉर्मली डीसीएफ जो बनाते हैं उसमें आप एक डिस्काउंट रेट लेते हैं जो रिस्क फ्री रेट होता है, तो वो बढ़ जाता है जब इंटरेस्ट रेट हाई होते हैं। तो उसके चलते वैल्यूएशंस कंप्रेस हो सकते हैं, इसलिए हाई वैल्यूएशन स्टॉक्स हम अवॉइड कर रहे हैं एंड वी आर लुकिंग एट रीजनेबल वैल्यूएशन स्टॉक जो हमारे कंफर्ट जोन में पड़ते हैं, वो देख रहे हैं। दैट्स हाउ इट इज। दिनशो, मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहता हूँ। ये आज का जो फॉल आ रहा है ग्लोबल मार्केट में, एशिया में भी, जॉब्स डेटा जो कि लग रहा है कि भाई बहुत कर्राई से रेट हाइक खाएंगे, वो तो एक बात है। उसके लिए तो आपने गवर्नर साहब ने ऑलरेडी रेडी कर दिया था। अभी 3-4 दिन पहले कमेंट्री में बोला था साहब कितना स्ट्रांग डेटा आता जा रहा है, हमें बड़े हाइक करने पड़ेंगे, हायर फॉर लॉन्गर। उसके लिए तैयार था बाजार। बट ये छोटा सा एक बैंक फाइनेंशियल प्रॉब्लम में आता हुआ नजर आ रहा है ग्लोबली, जो असेंशियली स्टार्टअप यूनिवर्स को बहुत फंडिंग करता था। ये मामला आपने देखा है क्या? ये कितना बड़ा होता हुआ नजर आ रहा है? क्या इस पे अगर हम पैनिक कर रहे हैं तो क्या वो जस्टिफाइड है? जी देखिए, एक्चुअली पूरा सिस्टम का क्वेश्चन होता है कि ये जो आप जी। बैंक की बात की है वो बेसिकली जो स्टार्टअप, टेक स्टार्टअप थे, उनका क्या बोलते, वीसी इक्विटी नहीं देता था, वीसी डेट देता था वो उनको। तो बेसिकली अगर जो स्टार्टअप यूनिवर्स है, बाय द वे ये टेक हैवी, इसीलिए हम बोलते हैं कि टेक तो अवॉइड ही कीजिएगा। ये जो स्टार्टअप यूनिवर्स है वो अगर जो क्वेश्चन मार्क में आता है तो क्वाइट, मतलब काफी चेन है पूरी जो इम्पैक्ट हो सकती है। बट बहरहाल आई डोंट थिंक ये इतना बड़ा इशू है जितना इंडियन बैंक्स का इशू है यहाँ पे। मोर ऑफ जो यूएस स्टार्टअप यूनिवर्स का है वो उसका इशू है। लेकिन आप जो आपने बात की अनएम्प्लॉयमेंट डेटा वगैरह की, एक्सक्यूज मी, तो आप अगर जो हिस्ट्री में देखें, अगर जो जाए, ये जो डेटा जो लेवल आया है अनएम्प्लॉयमेंट का, वो लास्ट 69 में देखा गया था यूएस में। अभी आप सोचिए 69 के बाद जो इन्फ्लेशन भागा है यूएस में, उनको 20 साल लगे थे वो यूएस को टू फाइट दैट इन्फ्लेशन। इनफैक्ट पॉल वॉकर ईरा जो 80s की थी वो वाज टू फाइट दैट इन्फ्लेशन ओनली। तो इसलिए ये सब डेटा पॉइंट्स कुछ वो नहीं, आपको कंफर्ट नहीं देते। और दूसरा जो इन्वर्ट हुआ है वहां पे, जो ट्रेजरी यील्ड इन्वर्ट हुए हैं 3 महीना, इज मच हायर। इनफैक्ट 2 years ऑल्सो अभी हायर हो गया है टू 3 months एंड मच हायर देन 10 years। ये सब यही प्रूव करता है कि एक रिसेशन अभी आना बाकी है। और अगर जो ये जो इन्वर्जन हुआ है, अगर जो पिछले 50 साल देखें आप यूएस में, ऐसे 9 मौके हुए हैं जहाँ पे ये इन्वर्जन हुआ है ऐसा डिसाइसिवली। उनमें से 8 टाइम रिसेशन सेट इन हुआ है यूएस में। और 9वीं जो बात कर रहा हूं मैं, वो अभी की बात कर रहा हूँ जो अभी अक्टूबर में जो इन्वर्जन हुआ, अक्टूबर 22 में। तो इट्स इमिनेंट, रिसेशन इज इमिनेंट। इसलिए वहां पे पैनिक ज्यादा उसका है रादर देन एक्चुअली जो बैंक डिफॉल्ट हुआ, तो ऑब्वियसली है ही, क्योंकि ये तो शुरुआत हुई है। आपको याद होगा जब 2008 का जीएफसी चालू हुआ था, तो 2007 में एक बैंक उठा था। आई थिंक सितंबर 2007 में शायद एक फंड था विच कोलैप्स्ड, एंड दैट वाज द ट्रिगर फॉर द जीएफसी। सो इसलिए
ये सब पैनिक की सिचुएशन होती है, लेकिन हमें नहीं लग रहा कि इतना पैनिक करने का जायज है आज की तारीख में। मॉर्निंग का दिन तो देखना होगा कि एक नीजक रिएक्शन था बाजार, इसे बाद में इसको रिकवरी मोड में कैसे आते हैं यूएस मार्केट्स पे। लेकिन अगर यहां से अगर ये कंसर्न तो पूरा है कि इंटरेस्ट रेट अभी लंबे रहेंगे, यूएस का टर्मिनल रेट भी अभी ऊपर की तरफ लगता है, तो ऐसे में आरबीआई भी क्या ब्याज दरें बढ़ाता रहेगा? और अगर ऐसा है, जिसके संकेत हमेशा आरबीआई गवर्नर देते रहे हैं कि वो भी इसे टैकल करेंगे, इन्फ्लेशन टेम करना उनकी प्रायोरिटी है, तो ऐसे में इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव स्पेस पर क्या कुछ और क्वार्टर्स के लिए दबाव रह सकता है? रियल एस्टेट स्पेस आप देखें 7 महीने के नीचे के लेवल्स पर है। ऐसे में जितने भी फाइनेंसर्स हैं, होम फाइनेंसर्स हैं, साथ ही रियल एस्टेट स्पेस है, इन पर किस तरह का प्रेशर और आने वाले क्वार्टर्स में रह सकता है? जी बिल्कुल सही बोला आपने, क्योंकि एक तो इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव इसमें तो डायरेक्टली इंपैक्ट आ ही जाता है इन सब सिचुएशन में। इसलिए हमें भी यही लग रहा है कि एक तरह से आप जरा, जैसे हम एनबीएफसी, हमारे को पहले कंज्यूमर फेसिंग एनबीएफसी अच्छे लगते थे, लेकिन आज की तारीख में हम काफी दूर है उनसे, क्योंकि हमें अभी लग रहा है कि थोड़ा इशू आ सकता है। बिकॉज उनकी जो आप अभी रिसेंट साउंड बाइट्स देखें, जो एड्स वगैरह आते हैं पेपर में, दे आर रेजिंग मनी एट 11.5%। तो वो अगर इस लेवल पे रेस करो आप, तो आपके निम्स तो डेफिनेटली आपकी हिट लेंगे ही लेंगे, बिकॉज बोरोइंग इतनी हाई लेवल पे नहीं हो सकती है। अल्टीमेटली यू आर कंपीटिंग विद बैंक्स फॉर गिविंग आउट, तो वहां पे आई थिंक इशू आने ही वाला है। इसलिए हम कह रहे हैं कि वो सब आप दूर रहिए। जैसे आपने मॉर्गेज कंपनीज की बात की वगैरह, वहां पे तो आई थिंक डिमांड में ही इटसेल्फ प्रॉब्लम आ सकती है। ऑलरेडी यूएस में तो चालू ही हो गया है, जो नए बिल्ड्स हैं वो बहुत कम हो गए हैं बिकॉज ऑफ द हाई इंटरेस्ट रेट्स देयर। तो वो इंडिया में भी एक तरह से ट्रिकल हो सकता है। लेकिन इंडिया में एक क्लास है, एसेट क्लास है जो हाई एंड क्लास है, वहां पे आई डोंट थिंक देयर इज एन इशू आज की तारीख में। क्योंकि अभी भी आप देखिए, जैसे अभी डीएलएफ ने एक लॉन्च किया था प्रोजेक्ट गुड़गांव में, और 1300 यूनिट्स उनके बिक गए, जबकि ईच यूनिट वाज 8-8 करोड़ का एक यूनिट था, एक टिकट साइज 8 करोड़ का था। तो इट्स ऑब्वियस कि वो हाई एंड लेवल पे ज्यादा इंपैक्ट नहीं हुआ है आज की तारीख में, लेकिन ऑब्वियसली जो मिडिल लेवल है, जहां पे बल्क ऑफ द हमारी जो रियल एस्टेट कंपनीज काम करती है, तो वहां पे इंपैक्ट आ गया। तो ये 2-1 क्वार्टर का इंपैक्ट हो सकता है। ऑब्वियसली इन्फ्लेशन का इशू नहीं है इंडिया में, जैसे आपने राइटली बोला कि आरबीआई विल इंक्रीज रेट्स, बट आई थिंक वो मेनली टू फाइट द करेंसी रादर देन ऑन इन्फ्लेशन फ्रंट। 6.2 6.3 इन्फ्लेशन इज हमारे लिए इतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि हमने पहले भी देखा हुआ है 14-15 में भी इतना इन्फ्लेशन था हमारा, 13-14-15 इनफैक्ट, अगर मैं रिमेंबर राइट। तो इसलिए आई डोंट थिंक दैट्स द बिगर इशू हियर। निशा, अभी आप यूएस की बात कर रहे थे, जहाँ पे मैं एक वर्ड बोल रहा हूँ, वह है सूडो मंदी। हो सकता है आधी अधूरी मंदी हो। काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं कि मंदी आ गई, काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं अभी नहीं आई है, अभी आएगी। चाइना की सिचुएशन को भी आप एक बार ज़रा असेस करके बताइएगा, क्योंकि इंडिया ना एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ चाइना, उसके बीच में है। दोनों ही कंट्रीज़ का जो भी होगा, इंडिया उसका बेनिफिशियरी और लॉस दोनों उठाएगा। कम से कम 2 साल तक तो उठाएगा, जब तक पूरी तरह से डीकपल ना हो जाए। तो एक बार ज़रा चाइना वाली प्रॉब्लम को भी असेस करके बता दीजिए, आप वहाँ पे कैसे वेट कर रहे हैं उसको। जी देखिए, चाइना का जो ओपनिंग ट्रेड था वो तो हो गया। इनफैक्ट हमने तो ये कॉल आउट किया था फरवरी में इटसेल्फ कि ये ओपनिंग ट्रेड इज डन एंड डस्टेड। अभी आगे चल के इन्वेस्टर जो है वो देखेगा कि एक्चुअली हुआ क्या था कंट्री में। अभी देखिए 3 इश्यूज थे। एक तो था जीरो कोविड पॉलिसी, वो उन्होंने सॉल्व कर दिया बाय ओपनिंग इट अप। दूसरा इशू था जो चाइनीज गवर्नमेंट जो बिहेव करती है अपने प्राइवेट सेक्टर के साथ, जो आपने देखा टेक सेक्टर में दे केम डाउन वेरी हेवीली। इनफैक्ट रिसेंटली एक न्यूज आया था, वन ऑफ द बिग कॉर्पोरेट बॉसेस उनको इन्वेस्टिगेशन के लिए, मतलब इंटरोगेशन के लिए ले लिया है अंदर, बट वो भी काफी टाइम के बाद निकला, पहले तो सोच स्पेकुलेशन था। तो एनीवे दिस बिहेवियर हैज नॉट चेंज। तो वो प्राइवेट ऑब्वियसली जो वैल्यूएशन जो कंप्रेस हुए थे वो कंप्रेस फॉर अ रीजन, और आई थिंक वो कंटिन्यू रहेगा। तीसरा जो उनका इशू था वाज रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में हमारे तो एक शायद एक आध कंपनी थी जो ब्लो अप हुई थी, और वो भी रीजन अलग थे ब्लो अप होने के, पर वहां पे तो देर आर स्पेट ऑफ कंपनीज, और बोलते हैं कि 30-40% ऑफ द बैंकिंग सिस्टम लोन देके बैठा हुआ है ऐसी कंपनियों को। तो ऑब्वियसली देयर इज अ बिगर इशू देयर ऑन द रियल एस्टेट साइड। ऑफटेक नहीं हो रहा है और बिल्ड्स होके एम्प्टी बिल्डिंग्स खड़ी हैं वहां पे। तो वो सब प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं हुए हैं, तो आई डोंट थिंक इतना इशू। और दूसरा आप ये देखिए कि यूएस
उनका जो रिसेंटली बजट गया था उनमें दे वर वेरी क्लियर कि हम अभी मैन्युफैक्चरिंग ऑन शोर करेंगे, आउटसोर्सिंग हमें कम करनी है। एंड ऑब्वियसली वो सीधा एक बेसिकली गेट बैक था टू चाइना के वी आर नॉट हैप्पी विद यू एंड दैट्स व्हाई हम हमारे यहाँ पे ऑन शोर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। तो वो एक जो मेजर मार्केट है चाइना के लिए वो अभी आस्ते आस्ते कम होने जा रहा है। तो ये इमीडिएटली तो नहीं होगा बट लंबे अरसे में ये सब एक्सपेक्टेड है। और इंडिया का गेन वहीं से आएगा क्योंकि जो ऑब्वियसली यूएस पूरा मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेगा, आउटसोर्सिंग थोड़ा बाहर से भी करना पड़ेगा। तो इंडिया, मलेशिया, वियतनाम ये सब की बातें हो रही है कि यहाँ पे भी मैन्युफैक्चरिंग बेसिस सेटअप हो जाएंगे, विच इज ऑब्वियस। हमने जो पीएलआई चालू किया वो इसी के बेसिस पे किए हुए हैं कि चाइना +1 प्ले आउट होगा। तो इसलिए आप देखिए कि लंबे अरसे में चाइना में इशू आ सकते हैं। इसलिए और इन्वेस्टर्स ने भी देख लिया एक्चुअली, वहां पे आउटफ्लोज चालू हो गए चाइना से। इंडिया में इनफ्लोज अभी तक चालू नहीं है, ट्रिकल हो रहा है। लेकिन आई थिंक गिवन दैट यूएस बॉन्ड्स जो 2 साल के ऑलमोस्ट 5% टच कर रहे हैं और आपको रिस्क फ्री रेट 5% डॉलर टर्म में मिल रहा है, तो ऑब्वियसली इन्वेस्टर थोड़ा सोचेगा बिफोर गेटिंग इनटू इमर्जिंग मार्केट्स। तो आई थिंक दैट विल प्ले आउट ओवर अ शॉर्ट टर्म, बट मीडियम टू लॉन्ग रन आई थिंक इंडिया इज ओवन ड्राई इन दैट बेसिस। ये जरा इंटरडे लेके आइए डॉक्टर साहब। निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्मॉल कैप, मिड कैप, कुछ अटेम्प्ट हुआ है रिकवरी का। 17,324 के आसपास का लो बना और इस समय लो है, लो था 324 के आसपास का, 380 है, तो 65 पॉइंट की वहाँ पर रिकवरी आई। और बैंक निफ्टी लेके आइए डॉक्टर साहब। ये देखिए बैंक निफ्टी, बहुत मामूली बैंक निफ्टी में रिकवरी है, वो छोड़ दीजिए, उसमें इतना मज़ा नहीं है। लेकिन पार्ट्स ऑफ द मार्केट अटेम्प्ट कर रहे हैं। देखिए मिड कैप अटेम्प्ट कर रहा है, मिड कैप इंडेक्स जो है ऑफ लोज है। स्मॉल कैप इंडेक्स भी लेके आइए डॉक्टर साहब, स्मॉल कैप इंडेक्स वहाँ भी। तो ये बताइए दिनशो, मैं समझना चाहता हूँ कि आपकी पोर्टफोलियो में स्ट्रॉन्गेस्ट कंपनी कौन सी है, हाईएस्ट ग्रोथ कंपनी। मैं सिर्फ कंपनी की अर्निंग्स प्रोफाइल डिस्कस करना चाहता हूँ, मैं स्टॉक पे बात नहीं करना चाहता। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऐसा वो क्या कर रही है कंपनी कि इतनी सुपीरियर अर्निंग्स आ रही हैं। क्योंकि हमें यहाँ पे स्वदेश पे लोगों को ये भी सिखाना है, ये भी जागरूकता बढ़ानी है कि कंपनी की अर्निंग्स जो है वो मदर्स मिल्क होती है। आगे पीछे अर्निंग्स मजबूत तो कितना भी करेक्शन आ जाए, कुछ भी आ जाए, चीज़ें रिवर्ट करती हैं। उसके बारे में थोड़ी बातचीत करते हैं। कौन सी कंपनी के बारे में बात करेंगे? जी देखिए, हमारी जो एक जो कंपनी है जो बहुत ही बढ़िया कर रही है और काफी टाइम से अच्छा ही कर रही है, वो क्यूएसआर स्पेस में है। और वहां पे हमने देखा है कि बेसिकली आप नाम बताए बगैर बात कर रही है, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। तो वहां पे हमने देखा है कि उनके जो नए नए प्रोडक्ट्स उन्होंने इंट्रोड्यूस किए हैं, दे पिक्ड अप वेरी वेल। और इनफैक्ट वैल्यूएशन देखेंगे तो काफी स्ट्रेच वैल्यूएशन था। लेकिन अगर जो आप फ्यूचर की बात करें तो वहां पे इतने ऑप्शनलिटीज है वो बिजनेस में, और एक्चुअली दे आर वेरी प्राइस सेंसिटिव। तो इसलिए अपने भाव उन्होंने बिल्कुल ऐसा पकड़ के रखे हुए हैं, और उसके चलते जो कंपटीशन है जो मेंटेन नहीं कर सकता वो प्राइसेस, दे आर लूजिंग आउट टू देम। तो वहां पे ग्रोथ इज फिनोमिनल जो हो रही है आज की तारीख में, डिस्पाइट अगर जो आप लास्ट क्वार्टर की बात करें, सारे क्यूएसआर प्लेज शोड अ नेगेटिव सेम स्टोर सेल ग्रोथ, और इनमें जो सेम स्टोर सेल ग्रोथ था वो फिनोमिनल डबल डिजिट, हाई डबल डिजिट सेम स्टोर सेल ग्रोथ। तो विच इज ऑब्वियस कि दे आर टेकिंग अवे मार्केट शेयर फ्रॉम अदर प्लेयर्स एज सच। तो इसलिए हमें लग रहा है कि ये, और एक्चुअली जैसे मैंने बोला आपको, मैं आपको ग्रोथ यहाँ सेक्रोसेंट होनी पे चाहिए। निशो, मैं वो क्यूएसआर वाली मैटर को समझ लेते हैं। बर्गर कंपनी है, पिज्जा कंपनी है, सॉफ्ट ड्रिंक फजी ड्रिंक्स कंपनी है, ये तो बता दीजिए। एक्चुअली अभी एक बर्गर कंपनी में और एक सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी में, दोनों में ऐसे ही हो रहा है। अच्छा, ओके। अच्छा, सॉफ्ट ड्रिंक में खबर आ रही है कि कैंपा कोला अपना गेम बड़ा अग्रेसिव करने वाला है, रिलायंस लेड कैंपा कोला। तो उससे क्या ये आपकी फजी ड्रिंक कंपनी को अग्रेसिव कंपटीशन फेस करना पड़ सकता है? जी देखिए, जो फिजी ड्रिंक कंपनी की बात कर रहे हैं हम, वो बेसिकली ग्लोबल ब्रांड मैनेज करता है। और कैंपा कोला ऑब्वियसली जब आएगा, मुझे याद है, हमें तो एक्चुअली, मेरे को तो याद ही होगा, लेकिन मेरी जो अगली जनरेशन है उनको तो बिल्कुल पता नहीं होगा कि कैंपा कोला था क्या, ड्रिंक भी थी कि नहीं। तो आई डोंट थिंक, प्रॉब्ली मैं भी एक बार ट्राई कर लूंगा जस्ट टू टेस्ट की क्या है। बट बियॉन्ड दैट ऑब्वियसली जो बचपन से ये लोग, जो बच्चे लोग 2 ही ड्रिंक पीते आए हुए, कोका कोला और पेप्सी, और उसी में उनको
आई थिंक इंटरेस्ट रहेगा आगे चल के, बट लेट्स सी हाउ दैट प्लेज आउट। बट हमें नहीं लगता कि इतना ज्यादा इम्पैक्ट होगा इनिशियली। और जो फिजी ड्रिंक कंपनी है वो भी वहां पे भी, एक तो आपने देखा है कि वेदर काफी चेंज हो गया, अभी हीट वेव चालू हो गई है काफी जगहों पे, तो उसके लिए पिकअप हो रहा है। बट दे आर ऑल्सो डाइवर्सिफाइंग इनटू अदर, apart from the fizzy drinks, they've diversified into water तो नहीं, खैर anyway, अपने fruit drinks and energy drinks and all that, so उसमें वो diversify कर रहे हैं। तो इसलिए ठीक है, I mean good competition भी आया तो फिर भी देख लेंगे क्या होता है। so वैसे आपसे जब भी हमने बात की, एक सेंस ये तो आया कि आप डोमेस्टिक कंजम्पशन वाले जो स्टॉक्स हैं उन पर बुलिश हैं, और साथ ही अफोर्डेबल लग्जरी, ऐसे भी कई सारे स्टॉक्स हैं आपके पोर्टफोलियो में, तो क्या कुछ समय के लिए अफोर्डेबल लग्जरी स्टॉक्स पर भी प्रेशर रह सकता है? जी बिल्कुल बिल्कुल रह सकता है। एक्चुअली वहां पे हमने हमारा थोड़ा थोड़ा वेट कम किया था, बिकॉज काफी रन अप हो गए थे, तो इसलिए हमने थोड़ा वेट कम किया था वहां पे। और एक्चुअली वी आर लुकिंग आउट फॉर अपॉर्चुनिटीज नाउ, कि जैसे जैसे हमें दिखे, क्योंकि आपने जैसे अभी ये पॉइंट आउट किया था कि शुरुआत में कि मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स पिकअप हो रहा है थोड़ा थोड़ा एज कम्पेयर टू द ब्रॉडर, आई मीन नैरोर इंडाइसेस। तो हमें तो यही लगता है कि ये जो अपॉर्चुनिटी होती है जब बाजार एक फ्लैटिश ट्रेंड में चलता है, तो वहां पे अपॉर्चुनिटी आती है कि आपको कि यू ऐड टू योर मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस। तो हम तो वही अपॉर्चुनिटी ढूंढने जा रहे हैं, और इसलिए हम वहां पे जैसे जैसे कंफर्ट आता है हम ऐड करते रहेंगे अपने स्टॉक्स को। बट एज आई टोल्ड यू कि जब काफी वैल्यूएशन स्ट्रेच हो गए थे तब हमने थोड़ा मनी ऑफ द टेबल किया था, थोड़ा कैश आउट किया था, पर ऑलरेडी थोड़े थोड़े कम ऑफ हो गए। लेकिन ये जैसे आपने बोला, अगले एक आध क्वार्टर मुझे लग रहा है कि थोड़ा देयर बी एन इशू, बिकॉज इंटरेस्ट रेट हाई रहेंगे तो शेयर ऑफ वॉलेट थोड़ा कम हो जाएगा डिस्क्रिशनरी स्पेंड के लिए, तो इसलिए थोड़ा कॉशियस रहे तो बेटर है यहाँ पे। माना जाना, एक बात आपसे पूछना चाहूंगा दिनशॉ, आपने एज अ हाउस हीलियोस ने एचडीएफसी बैंक को लॉन्गेस्ट टाइम एनालाइज किया है, उसका हाई ग्रोथ पीरियड, उसके बाद 1.5-2 साल कंसोलिडेशन, अभी 2-3 क्वार्टर से फिर टेक ऑफ कर रहा है एचडीएफसी बैंक, क्या नंबर्स आ रहे हैं? और मैंने उनके सीएफओ से बातचीत की, बहुत ही रेयर इंटरेक्शन, कभी टीवी पे आई नहीं। वो बोल रहे हैं कि 2.5 मिलियन नए लाइबिलिटी कस्टमर यानी सेविंग्स अकाउंट हर क्वार्टर ऐड कर रहे हैं। और जबरदस्त सारा फोकस मुझे समझ में आया ना, वो ये था कि डिपॉजिट मोबिलाइजेशन मशीन पे, चाहे वो ब्रांच एक्सपैंड करके हो चाहे डिजिटल से हो, लेकिन डिपॉजिट मोबिलाइजेशन 50-50 हज़ार करोड़ एक एक क्वार्टर में जमा कर रहे हैं। आपकी क्या राय है डिपॉजिट, क्योंकि इस बार दिखाई दिया कि डिपॉजिट ग्रोथ कई बैंकों में क्रेडिट ग्रोथ को लैग कर रही थी। जी बिल्कुल बराबर बोला आपने। एक्चुअली उनका प्रॉब्लम अलग ही है। उनका प्रॉब्लम ये, मतलब जैसे आपने बोला कि काफी टाइम से कंसोलिडेशन फेज में था, और अभी एक्चुअली तो हमें तो यही लगा था, और हमने बोला भी था काफी चैनलों पे कि अगला जो ग्रोथ आएगा बैंकिंग सेक्टर में, मतलब एज इन बैंकिंग इंडेक्स में, विल बी ड्रिवन बाय एचडीएफसी बैंक। वो हम क्लियर थे, बिकॉज मर्जर के बाद अगर जो आप देखें तो जो यूनिक कस्टमर बेस उनका बढ़ता है वो फिनोमिनल, बिकॉज ओवरलैप तो बहुत ही कम है बिटवीन द टू, क्योंकि ये कभी इन्होंने होम लोन बेचा नहीं था, और जो होम लोन कस्टमर थे कभी इन्होंने माइंड किए नहीं थे एचडीएफसी के। तो जब ये मर्जर होगा उसके बाद तो ग्रोथ, जो उनकी एसेट ग्रोथ होगी वो तो बिल्कुल ही फिनोमिनल होगी। तो बट उनको मैनेज करने के लिए यू हैव टू हैव अ लायबिलिटी में भी यू हैव टू हैव इनफ डिपॉजिट्स इन प्लेस टू मैनेज दैट काइंड ऑफ ग्रोथ। तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि अभी फोकस डिपॉजिट पे है, कि मर्जर के पहले आप डिपॉजिट्स रेन इन कर लीजिए। और जैसे आपने बोला कि यूनिक कस्टमर्स जो ऐड हो रहे हैं वो तो अभी शुरुआत है, बाद में इनकी माइनिंग चालू होती है, तो वहां पे नए नए एंसिलरी प्रोडक्ट्स बिकते हैं, तो वो उसके हिसाब से ग्रोथ विल बी फिनोमिनल फॉर दिस बैंक। और हम तो काफी गंगो है, वैल्यूएशन भी काफी अपीलिंग है ये इसका, क्योंकि एक जमाने में 3.5-4 के आसपास पहुंच गया था यहाँ पे प्राइस टू बुक, आज की तारीख में 2.3-2.4 टाइम्स है, तो विच इज क्वाइट अपीलिंग फॉर अस। और हमारा जो कंफर्ट लेवल है, हमारा लिमिट होता है 7.5 का टू बाय स्टॉक अप टू 7.5%, वो हमने इस केस में तो हमारा फुल हो गया है, और हम वेट करें कि थोड़ा चलता रहे यहाँ पे। सो दैट कोई बात नहीं, अभी म्यूचुअल फंड आ रहा है अपना, वहां पे वापस पोजीशन ले लीजिएगा। हमें सब पता रहता है। वेल हीलियोस से इतनी पुरानी मित्रता है कि रखना पड़ता है ट्रैक। लेकिन ये बात आपने सही कही, वो मशीन जो तैयार हो रही है कंबाइंड एंटिटी की, यस देयर आर टेक्निकल टेक ग्लिचेस आते रहते हैं, उनके बारे में भी बातचीत की उन्होंने मुझसे, लेकिन ये मशीन जो तैयार हो रही है, वो मुझे बता रहे थे कि
हमारे बैंक के सिर्फ 4% कस्टमर्स के पास मॉर्टगेज है हमारा। कितनी क्रॉस सेलिंग अपॉर्चुनिटी है। और HDFC लिमिटेड के 70% क्लाइंट दूसरे बैंकों में अकाउंट खोले हुए हैं। इतनी क्रॉस सेलिंग सिनर्जीज आएंगी, शायद बाजार उसको अंडर एस्टिमेट कर रहा है। बहुत शुक्रिया हमेशा हमसे बात करने के लिए, मजा आता है आपसे बात करने में दिनशॉ। लेकिन आगे चलते हैं।